हाँ देखिएगा, तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे एयर पॉल्यूशन, कहीं कहीं पॉलिनेशन लिखा गया है, उसको आप सुधार लीजिएगा। एयर पॉल्यूशन बोले तो वायु प्रदूषण। आपने देखा वायु प्रदूषण क्या है, और हमने आपको ये बताए थे कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने 1981 में क्या लाए थे, अधिनियम। क्या लाए थे, और जिसे संशोधन किया गया, कब किया गया, 1987 में, और बताया गया ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार का क्या है, वायु प्रदूषण है। और इससे संशोधन करके वायु प्रदूषण के अंतर्गत जोड़ दिया गया किसे, ध्वनि प्रदूषण को। मतलब ध्वनि प्रदूषण भी एक प्रकार के क्या हो गया, वायु प्रदूषण। अब आइए जरा हम साउंड पॉल्यूशन पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण। ये क्या हो रहा है, प्रदूषण ही तो है। अगला आदमी को मजा आ रहा है तो अगला आदमी को इसका सजा भी मिल रहा है। ये सब क्या आपको हो रहे हैं, प्रदूषण तो ही हो रहे हैं ध्वनि का। तो सर ध्वनि प्रदूषण को पहले हमको डिफाइन कीजिए, हम तो समझ रहे हैं लेकिन इसका डिफिनेशन दीजिए। देखो बाबू, कोई भी, आपको पता होगा ध्वनि को, ध्वनि जो होता है, मेरी ध्वनि कितनी दूर तक जाएगी, ये हमारी किस पर निर्भर करेगी, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। कौन सी पर निर्भर करता है, आपकी ध्वनि कई चीजों पर निर्भर करती है, इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करती है। जैसे कि अगर एक बंद कमरे में बोला जाए, मतलब चारों तरफ से अगर घिरा हो, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी आवाज का ज्यादा होगा। लेकिन कहीं खुला है, देखो जे बात को हमको, जैसे इतना ही धीरे से बोल रहे हैं ना, तो इतना बात में आप पूरा एक आदमी सुन रहे हैं, लेकिन यही हम चारों तरफ से दीवार अगर हटा दें, तो इतना में आप लोग को दिक्कत हो सकता है सुनने में। समझ रहा है बात को, मतलब कह सकते हैं बंद कमरे में आपकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो अगला आदमी सुन सकता है, लेकिन खुले में फ्रीक्वेंसी को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी दूर अगर आपकी आवाज जा रही है, तो उस ध्वनि की उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, आवृत्ति होगा। तो सर ये मेरी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कितना है, इसे कौची से मापेंगे, तो इसे कौची से मापेंगे, डेसिबल से। किससे मापेंगे, मतलब ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, डेसिबल से। किसे मापा जाता है, डेसिबल से मापा जाता है। और कोई भी ध्वनि कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तो समझ जाना वह वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अभी हम लोग का 80 डेसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही 80 डेसिबल से ज्यादा लगे, आपका कान ही बता देता है कि ये ज्यादा है, तो 80 डेसिबल से ज्यादा लगे या फिर 80 डेसिबल से कम लगे, अगर ऐसा आपको एहसास होगा तो समझ जाइएगा कि क्या दिक्कतें हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि आप मेरा वहां पर देख लीजिएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी चल रहा है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वहां पर नीचे में डेसिबल लिखा रहा है कि आपका, आप जो बोल रहे हैं माइनस इतना डेसिबल है, 4 डेसिबल है, 5 डेसिबल है। अगर कस के बोलेंगे ना बउआ, तो ललका पर चढ़ जाएगा और कहेगा कि नहीं आप नहीं बोलिए, आपका माइक जो है आवाज इतना को बढ़िया से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं वहां पर नीचे में डेसिबल लिखा हुआ है, -1, -10, -15, -20, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी चल रहा है वहां पर ही। समझ रहा है, तो हमारा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो किसी चीजों को अगर चेक करना हो कि आपकी ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो किससे किया जाता है, डेसिबल से। बहुत सारे डिवाइस होते हैं, बढ़िया से फूकिएगा, बोलिएगा, वो बता देगा कि आपका वही ग्राफे उठा देगा, पता चल जाएगा कि इतना है। आप डीजे उजे कभी मशीन देखे हैं, एम्पलीफायर जरा कहते हैं, जरा से डीजे बजता है, तो ओकरो में देखता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना, जैसे जैसे बेस मारेगा ऐसे लाइट पर चलता है। अरे चलता है कि नहीं चलता है लाइट, और वहां पर लिखल रहेगा, हर एक लाइट तक डेसिबल लिखल रहता है, 10 डेसिबल, 15 डेसिबल, 40 डेसिबल लिखल रहता है, 100 डेसिबल ऐसे लिखल रहा। और इंसान क्या किया, ऑपरेटर डीजे मास्टर 100 डेसिबल पर चढ़ा दिया। आप बताओ ध्वनि प्रदूषण है कि नहीं, आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि 100 डेसिबल का मतलब हुआ ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। कंप्लीट यहां तक ध्वनि प्रदूषण का मतलब आप क्या प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण। कुछ का डेटा आप याद रखिएगा, यदि आप बंद कमरे की अगर बात करें, यदि जो आप कमरा को आप बंद कर देते हैं, तो उस समय में आवाज जो होती है, आवाज की फ्रीक्वेंसी कितने डेसिबल की होती है, 20 से 25 डेसिबल, 20 से 25 डेसिबल की होती है। और यदि कोई दो दोस्त आपस में वार्तालाप कर रहा हो बंद कमरे में, दो दोस्त, वार्तालाप का मतलब फुसुक फुसुर नहीं, जनीरियन नहीं, हाय छोटकी, हाय बड़की, कैसा ना को तोर मरता भाई, ऐसे करके नहीं, मतलब एक नॉर्मल भाषा में जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे में यदि आप बात कर रहे हैं, तो आपके रूम की जो फ्रीक्वेंसी होगी, याद रखिएगा कितना डेसिबल का, 55 डेसिबल का। लेकिन अगर यही दो आदमी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, और वह वार्तालाप एक पति और पत्नी के बीच में है, तो यह
जो होगा यह 55 डेसिबल से क्रॉस करेगा। पत्नी बोलेगी नहीं सुझाव को तोहरा परसुने से डाइपर डाइपर लेवल कह रही है जना हर लो तोहरा, ये बताओ ये डेसिबल क्या होगा, हाई होगा। देखिए ना हमारा कह रहा है कि ज्यादा बोल रहे हैं आप, समझ रहे, देखो मेरा हाई चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया, तो ये मेरा क्या बताएगा, या आपने पति पत्नी के बीच में है तो ये डेसिबल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन यही बंद कमरे के बीच में अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आगे मैया कहाँ ही रे, 20 से 25 डेसिबल से भी कम रहेगा। कैसे क्या दिए, कोई दिक्कत हुआ था, ठीक हो ना। इतना फुसूर फुसूर, इतना फुसूर फुसूर, तो निर्भर कर रहा है कि वो आदमी अंदर में कौन है, नहीं निर्भर कर रहा है। हम बताना आपको ये चाह रहे हैं, अर्थात यदि जनरली अगर वार्तालाप की बात करें तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ये सब लाइन से आप लोग कम थोड़ी गुजर रहे होंगे, कोई बताएगा थोड़ी कि सर हमें सर, ये कोई बोलेगा थोड़ी, लेकिन है सभी इस लाइन में। अर्थात कह सकते हैं जब दो आदमी वार्तालाप करे तो कितना, 55 डेसिबल। और हॉस्पिटल और स्कूल में जो आवाज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ध्वनि का, ये कितना होता है, 40 से 45। अब कहिएगा दो आदमी बोलते हैं सर तो इतना हॉस्पिटल और स्कूल में सर इतना तो ढेर आदमी रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा रहेगा। जी हाँ, ऐसा ही रहेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल को एक शांति जगह माना जाता है, स्कूल का एक शांति जगह माना जाता है। बात अलग है हम लोग रहने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग का माना गया है हॉस्पिटल और स्कूल का ध्वनि की आवृत्ति कितना होनी चाहिए, 40 से 50 डेसिबल, 40 से 45 डेसिबल, इसे याद रख लेना। हॉस्पिटल और स्कूल का 40 से 45 डेसिबल। वाहनों यदि ट्रैफिक में फंसा हुआ है, रेड सिग्नल में है और ग्रीन सिग्नल हो रहा है, तो पी 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 टी टी मार रहा है, तो समझिए वहां पर आपको 70 से कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होगा, 70 से 90। और यह वायु को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, इधर तो नहीं कर रहा था लेकिन यह वायु को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा सर। अब अगली बातें, यदि अगर यही बात करें रॉकेट का, ये पूछा गया सवाल है कि रॉकेट जिस समय रॉकेट उड़ते हैं, जिस समय टेक ऑफ करता है, उस समय रॉकेट का बताइए फ्रीक्वेंसी ध्वनि का कितना होता है, 150 डेसिबल। आवाज करता है जिस समय होता है गजब तरीके से आवाज करता है, लगभग कितना फ्रीक्वेंसी, 150 डेसिबल। कितना डेसिबल, 150 डेसिबल, 150। ध्वनि प्रदूषण के लिए कितना, 80 डेसिबल की जरूरत होगी। कोई दिक्कत यहां तक, उसे ध्यान देते रहना। तो फ्रीक्वेंसी देखिएगा, अगली बातें अगर हम आपके सामने बोले तो ध्वनि प्रदूषण की यदि बात किया जाए तो सर ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है, ये क्या बोलने वाली बातें हैं। ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर से हो रहा है, डीजे, डीजे को मूवी है, अरे है कि नहीं, अल्लू अर्जुन का एक मूवी भी है, तगड़ा मूवी है डीजे, समझ रहा है, शरणम भजे भजे, डीजे कौन मूवी है, लेकिन यहाँ पर मूवी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डीजे को बजाने से आपका क्या हो सकता है जी, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज है, 80 डेसिबल से मतलब कोई सुनेगा भी नहीं, उसका हाई रहेगा और क्या होगी, समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि 80 से 100 डेसिबल कम से कम रहेगा। चलिएगा,
अगली बातें उद्योगों से देखता है कि खटर पटर ढन मन का जो उद्योग रहा तो देखिए, खास करके अगर लोहा टीना के उद्योग रहो तो हड़ास हड़ास आवाज आता है, तो उसमें क्या होती है, ध्वनि क्या करेगा, प्रदूषण करेगा, वायु प्रदूषित करेगा। अगला नंबर में अगर वाहनों से बात करें तो वाहनों पे 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 जो करेगा उससे करेगा ध्वनि प्रदूषण। टीवी टीवी की यदि बात करें तो टीवी भी निर्भर करता है कहाँ चल रहा है। अगर शहरों में अगर टीवी चलता है तो इंसान बगल वाला भी नहीं सुनता है, इतना धीमा साउंड रहता है कि। लेकिन गौवा में अगर चल रहा हो टीवी तो 5 घर सुनता हो कि टीवी चल रहा है, धन 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 सीरियल अगर चल रहा है ना, गोपी 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 अगल बगल 4 बार सुनाई देता है, समझ रहा है, तो वो क्या करेगा, ध्वनि प्रदूषण करेगा कि नहीं करेगा। ये भी निर्भर करता है आदमी पर कैसा है। टीवी करता नहीं है, हम लोग करवाते हैं कोई स्पेशल जगह। तो आप कह सकते हैं डीजे से, उद्योगों से, व्हीकलों से और कौची से, टीवी उबी से। अब ज्यादा छिगराना नहीं, ऐसा नहीं कोई करना सर रेडियोमो से फैलता है, अरे सब चीज से फैलेगा भाई साहब, जिससे आवाज निकलेगा उससे आपको क्या कर देना, यहाँ पर लिख देने का। इसीलिए तो सरकार इस सब चीजों पर खास करके एकरा पर तो बैन लगेले है जी, लगेले है कि नहीं। रास्ता में डीजे आप नहीं बजा सकते हैं, नहीं बजा सकता है। पहले के समय में था ना कि गांव में डीजे बजाता था और जहां अगर बाराती जाना है पूरा पूरा रास्तावा में बजेते चल जाता था। आज पावर है कि बजेते चल जाएगा, पता चलेगा कि ऑपरेटर के सहित पूरा जेल में ठूस दिया, पूरा मशीन तशीन सहित। नहीं, जहां बजाना है वहां बजाइए, जहां आपका स्थान है और जहां ले जाना है बाराती वहां पर बजाइए। और शहर में तो और फिर इसका नियम भी है भाई साहब कि 12 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, 10 से बजे, 10-12 बजे के बाद डीजे आप नहीं बजा सकते। बताओ 10 बजे बाराती पहुंचा, 10 बजे डीजे बंद कर दे को, काला डीजे का पैसा देगा, समझ रहा है। लेकिन हालांकि सब होता नहीं है, पुलिस अगर आता है तो जानबे करता है, आप थमा दीजिए उसको 1000 रुपया, बस हो गया, सब फिर चले जाएंगे आराम से। ऐसा होता है, ये रियलिटी है, इसमें कोई दुमत नहीं है। चलिएगा, अर्थात ये सबसे प्रदूषण फैलते हैं जी। एक समय था, आज के समय में देखो ना हर चीज में होता है तो डीजे बजा देता है। एक समय था भाई साहब कि कोई अगर डीजे बजाता था ना तो उसको समझा जाता था कि बहुत बड़का आदमी हो, डीजे बज रहा है। तुम लोग भी बहुत पुराने नहीं हो, बहुत ज्यादा नए नहीं हो, पुराने ही हो, अरे हो कि नहीं हो। तुम लोग जानते होगे, वैसे समय देखोगे जो डीजे लाता था ना जी, लगता था कि बाप रे कितना बड़का आदमी हो, डीजे ले को। हमारे गाँव में याद है, हमारा गाँव में पहला बार डीजे आया था, और डीजे आया था तो गाना बजा था, वो गानवा हमारा याद है, लौंडा बदनाम हुआ लौंडिया तेरे लिए, समझ रहा है। और डीजेवा के पीछे बाप रे बाप भीड़ जी, गजब। आ सब मिलके सब ठेल रही हो, खेते खेते ले जा रही हो, ठेल, मतलब एनर्जी एकदम। पहली बार वैसा डीजे देखे, कहियो देखे नहीं थे जीवन में, हर एक चीज को पहली बार ही देखा जाता है। तो हम पहली बार देखे भाई, तो उस प्रकार से था। अब आज के समय में छठियारी हो लो तो डीजे बजा लो, दूगो पी को तो डीजे बजा दिल को, मतलब कोई बर्थडे हो तो डीजे बजा लो, हर चीज में डीजे। तो ये ध्वनि प्रदूषण है, तो सरकार को इस पर तो ऐसे भी एक्शन लेना चाहिए भाई साहब। अगली बातें, तो सर ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है इससे समस्याएं क्या आ रहा है, तो इससे समस्याएं यह आ रहा है कि इंसान अनिंद्रा की ओर जा रहा है। जाएगा कि नहीं जाएगा, बगल में डीजे बजा रहा है दिन रात तो आप सो पाओगे नहीं, जिससे आपकी तबीयत क्या होगी, खराब होगी, अनिंद्रा। हार्ट रेट बढ़ेगा, देखना डीजे अगर किसी को कोई बेस वाला डीजे रहे ना, भयानक से धम दबर मारे, और बाद ये कैसे हार्ट रेट धम दबर, इधर हार्ट रेट अलग ही दम दबर मारता है, समझ रहा है। अब ये हार्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। और जब हार्ट रेट बढ़ा इसका मतलब ब्लड पंप ज्यादा हो रहा है, और जब ब्लड पंप ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेगा तो रेस्पिरेशन दर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब देखना इंसान का हार्ट बीट, अगर कोई मृत्यु के स्टेज पर लेटा हुआ है और हार्ट बीट बढ़ा, ऐसे कर रहा है, ऐसे करके एकदम हार्ट बीट पूरा एकदम धप 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 मार रहा है, और इंसान के उस पर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में देखना वो श्वासन की दर भी तेजी रखता है, श्वसन दर को भी तेजी रखता है, क्योंकि पंप मार रहा है ना, ब्लड जितना पंप मारेगा उतना ऑक्सीजन खोजेगा, बिना ऑक्सीजन के साथ जैवे नहीं करेगा। तो अर्थात हार्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा जी, ये भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत, श्वसन दर भी बढ़ेगा। उसके बाद और भी क्या समस्याएं उत्पन्न होगा, तो आपका वही जो कान का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है, ईयर ड्रम वाला भास, अर्थात जिसे हम कान का पर्दा कहेंगे, या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर आप टेम्पेनम कह सकते हैं, टेम्पेनम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या कहेंगे, कान का पर्दा या ईयर ड्रम। आप सबसे बढ़िया कान के पर्दे याद रखो, कान का पर्दा का फटने के क्या होगा, डर होगा। तो साउंड पॉल्यूशन से क्या क्या समस्याएं आ रहा है, अनिद्रा आ रहा है, हृदय दर बढ़ रहा है, श्वसन दर बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, बस ये सब तो नॉर्मल चीज है जी। चलिए, ये हो गया कहानी। अब एक छोटी सी बात याद कीजिए, सर अब साउंड पॉल्यूशन हो रहा है सर, तो साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आपको कौची का प्रयोग करना होगा, मफलिंग मैटर का प्रयोग करना होगा। मफलिंग मैटर क्या होता है, वैसा यंत्र, वैसा डिवाइस या वैसा पदार्थ जो
आपके आवाज को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। क्या कर ले, अवशोषित कर ले। जैसे कि अगर हम ग्लास लगा दिए, हम अपना रूम के चारों तरफ ग्लास लगा दिए हैं, तो वैसी अवस्था में आप बाहर बोलिएगा, आवाज आएगा, नहीं आएगा। तो इससे साउंड पोल्यूशन हमारे, हम तो बचेंगे। उसके बाद अगला नंबर में दीवार, जैसे दीवार लगा दिए हैं तो बाहर में टी पी ज्यादा कर रहा है तो आ रहा है अंदर में आवाज, नहीं आ रहा है, लेकिन खुला रहता तो आता कि नहीं आता। अर्थात ये दो को आपको याद रखना है। अब पहला क्या याद रखोगे, मफलिंग मैटर का क्या करेंगे जी, प्रयोग करेंगे। मफलिंग मैटर, मफलिंग मैटर का मतलब होता है साउंड अब्सॉर्प्शन को क्या करता है जी, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अगली बातें, नेक्स्ट बिंदु समझिएगा। अगला, भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक स्कीम लाई, और जिस स्कीम का नाम था ग्रीन मफलर स्कीम। क्या नाम था, ग्रीन मफलर स्कीम। ग्रीन मफलर स्कीम क्या करता है ग्रीन मफलर स्कीम सर? ग्रीन मफलर स्कीम में कहा गया, आपके जो रोड हैं, रोड के अगल बगल में आप अशोक के और कौची के, नीम के क्या लगाइए, पौधा लगाइए। अशोक और नीम के क्या लगाइए, पौधा लगाइए। अशोक और नीम के पौधा लगाइए। ऐसा माना जाता है, कुछ रिसर्चर का कहना है कि यह अशोक और नीम का पौधा साउंड को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं। पहला नंबर में क्या कीजिए, मफलरिंग का मफलिंग मैटर का प्रयोग कीजिए, या फिर आप रोड के किनारे, घर के अगल बगल में आप क्या लगाइए जी, आप नीम का पौधा लगाइए, या फिर क्या लगाइए, अशोक पौधा लगाइए। आपसे अगर पूछ देगा कि गरम आपका ग्रीन मफलर स्कीम से आप क्या समझते हैं, तो यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कहा गया था रोड के इर्द गिर्द क्या लगाना है, अशोक और नीम के पौधे लगाना है। इसी के साथ ये क्या हो गया, पहले ये पॉल्यूशन, बस इतना ही पढ़ना था, ध्वनि प्रदूषण काफी आसान था। ध्वनि प्रदूषण क्या हो गया, समाप्त। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ाने से पहले हम छोटी सी एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। पहले इसे देख लेना जरा। मानिए बाबू ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ध्यान दीजिएगा। और ये मानिए आपका पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। समझिएगा, सभी बच्चा जानता है सूर्य से 7 किरणें निकलती है, अरे जानते हो ना सभी लोग, 7 प्रकार की किरणें निकली। कौन कौन निकलेंगे वो बात हटा देने का, ठीक है, वो बात ध्यान में नहीं रखने का, अभी हम बताएंगे आपको, अभी मोटा मोटी समझेंगे। ये पृथ्वी के ऊपर में बाबू, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है। अब इस लेयर को बोले तो ऐसा नहीं समझ जाना कि ओजोन लेयर बना हुआ है, लेयर बना हुआ है, ऐसा समझिए क्या है, लेयर बना हुआ है। अब बताओ, इससे जो किरणें निकलेगी, कितने किरणें निकलेगी, 7। कितने किरणें निकलेगी, 7। आप जानते हैं एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रो रे, रेडियो एक्टिव रे, ये सब किरणें निकलेंगे ना, तो 7 प्रकार के किरणें निकलेगा सर। लेकिन पृथ्वी के पास वही किरणें पहुंच पाएगा जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, और तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं आपके सामने कि यहाँ से निकला तो 7 किरण, निकला तो 7 किरण निकला सर, कितना किरण निकला, 7 किरण। लेकिन कि पृथ्वी पर केवल कै किरण पहुंच पाया, 1 किरण। कै किरण, 1 किरण। पहला किरण का क्या नाम बोलिएगा सर, पहला का नाम है अल्ट्रा वायलेट किरण, पहला। दूसरा कौन किरण पहुंचा सर, तो दूसरा का बोलना इंफ्रारेड रे, कौन बोलोगे, इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड रे को बोलो क्या कहेंगे, अवरक्त किरणें। और एक बार बोलो विजिबल रे, एक बार क्या पहुंचा, निकला 7 गो, पृथ्वी के पास कई गो पहुंचा, और विजिबल रे भी आपको पता होता है, प्रकार की किरणें से निकलेगा, रीड जाइए, और इसे वायलेट अर्थात अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, और क्या आया जी, इंफ्रारेड।
और फिर इस प्रकार से वायुमंडल में ही रह रहा है। बार बार प्रकाश की किरणें आ रही है इंफ्रारेड रे, और पृथ्वी से टकरा रही है और इस लेयर को छोड़ पकड़ रही है और फिर इसी वायुमंडल में रह रही है। तो आप जरा हमें बताइएगा, इस एरिया का तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एरिया का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और तापमान का बढ़ना यह क्या कहलाता है? तो आप कहोगे अरे इस पृथ्वी पर का क्या बढ़ गया? तापमान बढ़ गया। पृथ्वी को या ग्लोब कह सकते हैं। तापमान बढ़ गया मतलब वार्म हो गया, गर्म हो गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। क्या हुआ? हमारा ग्लोब के समान पृथ्वी पर वार्म बोले तो गर्म वातावरण बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग हुआ सर। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होंगे तो यह वायुमंडल काफी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काफी गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएंगे तो आप हमें बताइएगा, ज्यादा गर्म होगा पृथ्वी का तापमान तो ध्रुवों के तरफ जो ग्लेशियर है वह पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? गर्म से ध्रुव का ग्लेशियर पिघलेगा, और जब पिघलेंगे तो पूरा संसार जलमय हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा कि नहीं होगा? अरे रोकना होगा ना। रोकना होगा सर। तो कैसे रोका जाए, आइए जरा हम बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं। देखो बाबू, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। ये जो लेयर बन रहा है ना, ये जो लेयर बन रहा है, यह लेयर 4 प्रकार के चीजों से बन रहा है। पहला कौची से बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। पहला कौची से? कार्बन डाइऑक्साइड से। और कौची से बन रहा है? मीथेन से। और कौची से बन रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। पहला क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा, तीसरा सीएफसी। और अगला कौची से बन रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ये 4 चीजों से लेयर बन रहा है बाबू। अब आप बताइए, कोई इंसान बहुत सारे गाड़ी रख ले है, बहुत सारे गाड़ी पृथ्वी पर बहुत सारे गाड़ी रख ले है। अब बताओ, समझो, ध्यान दो। गाड़ी चला रहा है, आग लगा रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, क्या निकल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहे हैं? अब यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर रहता है? पृथ्वी पर रहता बाबू तो हम रह ही नहीं पाते। ये वायुमंडल के ऊपर चला जाता है। अब ये क्या होगा? वायुमंडल में चला गया, खिल गया, पृथ्वी पर सटल रहेगा। अब ये पृथ्वी की ओर ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद ये जो लेयर आपको दिख रहे हैं, ये जो लेयर आपको दिख रहे हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड ने इस लेयर को और क्या कर दिया? मोटा कर दिया। इस लेयर को और क्या कर दिया? आप कहोगे सर इस लेयर को और मोटा कर दिया, और मोटा कर दिया। आपके भाई ने फिर बिया किए, फिर फटफटिया लिए, ओकरो की इसी प्रकार से फटफटिया लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ले है, और इस लेयर को कौची तुम कहले हो? मोटा कहले हो। अब बताओ, यदि यह लेयर पतला होता तो ये जो किरणें आ रही थी इंफ्रारेड रे, अगर पतला होता तो जरूर कुछ मात्रा में किरणें इस लेयर से निकल जाता। अरे निकलता कि नहीं निकलता? लेकिन इतना हमने मोटा कर दिया कि यह किरणें निकल ही नहीं पा रही है, इससे टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब बताओ, जब ऐसी परिस्थितियां आएगी तो इस पृथ्वी पर के जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे क्या होंगे? सूखेंगे। अरे सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे? तो बताओ, यह एक प्रकार के ये जो प्रोसेस हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से इस पृथ्वी पर का पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? सूखेंगे। और पेड़ पौधे बाबू, क्या अंदर गर्म रहता है क्या? नहीं। इसे आप समझ सकते हैं, ऊपर से प्रकाश की किरणें आया,
उसके इस टीना उना को ऊपर को छेद दे उसमें तुमने बाहर से क्या रख ले है, क्लॉज के लिए है, तो बताओ उसका ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ जाता है। कभी दरवाजा फिर ऐसे करके हटाना, लगा बाप रे धाह मरल को कस के एकदम भयानक धाह मारता है, वही है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा पृथ्वी एक प्रकार का गाड़ी है और उसी प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ऐसी समस्याएं तो दिख सकती है। कंप्लीट, तो ये आपकी बातें हो गई पूरी कंप्लीट। अब देखो, अब एक छोटी सी बात हम यहाँ पर वैसी चीजों को लिखा गया है और कुछ भी नहीं लिखा गया है। हरित ग्रह प्रभाव से हमारे क्या आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इंफ्रारेड रे, और कौन निकलता है, विजिबल रे, और कौन निकलता है, और कौन सर निकलता है तो बहुत, लेकिन तीने का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए तीने को पृथ्वी पर आ ही पाता है। पहला पराबैंगनी किरणें, क्योंकि इसका कितना होता है जी, 100 से 400, 100 से 400 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य होता है। पराबैंगनी किरणें का तरंग दैर्घ्य कितना, 100 से 400 नैनोमीटर, 100 से 400 नैनोमीटर। जबकि इंफ्रारेड रे की अगर बात करें तो कितना, 700 से 10,000, 700 से 10,000 नैनोमीटर, मतलब सबसे ज्यादा इंफ्रारेड रे का ही है, तो सबसे ज्यादा यही उत्पाद मचाएगा। उसके बाद विजिबल रे का कितना होता है, 400 से 700। ये रे तो चलो हमको देखने में मदद करता है, ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब इंफ्रारेड रे जो 700 से 10,000 है बाबू, और पैराबैंगनी किरणें आपको बताया गया होगा 3 प्रकार के होता है, पैराबैंगनी सी, पैराबैंगनी बी, पैराबैंगनी ए। पैराबैंगनी का सी का होता है इस तरंग दैर्घ्य 100 से 200, 100 से 250 नैनोमीटर। पैराबैंगनी बी की अगर बात करें तो ये होता है 280 से 320 नैनोमीटर का। और अगली बात करें अगर ए तरंग दैर्घ्य की बात करें, ए पैराबैंगनी किरणें की बात करें तो ये 320 से कितना होता है, 400। इतना आपको नहीं याद बात है। पैराबैंगनी किरणें 100 से 400 नैनोमीटर की होगी, अवरक्त किरणें 700 से 10,000 नैनोमीटर की होती है, प्रकाशीय किरणें 400 से 700। अब बताइए, देखिए यहाँ पर हमने ग्लोबल वार्मिंग को आपको एक पिक्चर की दृष्टि से अच्छे तरीके से हम दिखाने का प्रयास किए हैं बाबू। तो क्या दिख रहा है, अब देखिए समझिएगा। देखिए ये है हमारा पृथ्वी, है ना। आई पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है जो कौन कौन गैसें से बनी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 60%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना परसेंट, 14%, और मीथेन कितना परसेंट, और नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना परसेंट, तो कहोगे 6%, कितना परसेंट। ये चारों प्रकार के गैस मिलकर ये क्या बना दिया, लेयर। अब बताओ, जब लेयर बना दिया तो ये पृथ्वी पर तो 3 प्रकार के किरणें आया, अल्ट्रावायलेट आया 100 से 400 नैनोमीटर वाला, उसके बाद कौन आया, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे का कितना बताए, 700 से 10,000, लेकिन पृथ्वी पर जो आएगा उस समय कितना होगा इसका, 700 से 800 नैनोमीटर आया, तरंग दैर्घ्य के साथ आया। उसके बाद कौन आया, विजिबल रे, कितना इसका कितना होता है, 400 से 700। ये विजिबल रे से तो हमको तो कोई दिखते नहीं भाई साहब, विजिबल रे टकराया और इधर रह गया, ई भी आया, अल्ट्रावायलेट भी आया, टकराया और इधर रह गया। लेकिन इंफ्रारेड रे जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, पृथ्वी से टकराए और फिर आपका गैसों से बना एक आवरण से टकराया, फिर पुनः पृथ्वी पर आया, प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, फिर पृथ्वी पर आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के अगल बगल का इर्द गिर्द का वातावरण क्या कर देगा, गर्म कर देगा। क्या कर देगा, गर्म कर देगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। और इसी प्रकार से यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहें, CFC बढ़ाते रहें, CFC एसी से निकलता है कि नहीं निकलता है, अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना जी, इतना तो सब जानता हो, जो भी ठंडा चीज जिससे बनता है समझो उससे CFC निकल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर ये सब की अगर बात करें तो ये सब जितना ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में होगा, इतना मोटा ये क्या बनेगा, लेयर बनेगा। उतना मोटा क्या बनेगा, कहोगे लेयर बनेगा। और जितना मोटा लेयर बनेगा उतना ज्यादा इस पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि मोटा जब होगा तो यह प्रकाश की किरणें आगे की ओर भाग नहीं पाएगी। मानो कि अगर पतला होता तो ये बताओ तो इंफ्रारेड रे आगे क्यों नहीं निकल जाता, निकल जाता, लेकिन मोटा के कारण नहीं निकल पा रहा है। समझ रहे बात को, दिन प्रतिदिन इसके हमको क्या के ले जा रहे हैं, मोटा के ले जा रहे हैं, मोटा के ले जा रहे हैं। ज्यादा मोटा कर दीजिएगा तो आपका पृथ्वी में को भी मोटा नहीं बचिएगा, आपका ही गड़बड़ा जाएगा। तो बताओ ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन सी गैसें हैं, सवाल पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैसें कौन है, 60% कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग आता है। अगर कम रहता बाबू तो थोड़ा बहुत ठीक रहता। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 60%। तो बताओ इसी के कारण ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है जी, मतलब ये हमारे घरों में
इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो बताइए क्या हम इसी लेयर को नहीं कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों का एक लेयर है? चारों गैसों ने से बनाया, इसे नहीं कहेंगे ग्रीन हाउस का क्या है सर? लेयर है। ग्रीन हाउस लेयर बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस उसका एक लेयर है। तो ग्रीन हाउस गैस में कितने लेयर होते हैं? तो आप कहिएगा 4, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस हो गया कहानी। अब यही चीज को छोटी सी बातें लिखा गया और कुछ भी नहीं है। इंफ्रारेड रे का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रहने के कारण पृथ्वी पर ऊपर वाली सतह से बार बार टकराती है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? जीएससी। जीएससी का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद फिर हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड जितना मात्रा में बढ़ेगा उतना ही ग्रीन हाउस लेयर क्या होगा? मोटा होगा, जिससे यदि लीक नहीं होगा हमारा प्रकाश तो बताओ पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर पतला होगा तो लीक होगा, लीक होगा तो भाई तापमान कमेगा, लेकिन मोटा होगा तो प्रकाश लीक होगा नहीं होगा, तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अब इस डेटा को ध्यान में रखना। 1956 से लेकर 2002 ईस्वी तक, 1956 से लेकर कितना? 2002 ईस्वी तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm से बढ़कर कितना हो गई? 1956 से लेकर बताइएगा 2002 तक कार्बन डाइऑक्साइड जो रहा करता था 280 ppm के आसपास, वो बताओ ये 2002 में कितना हो गया? 368। इसका मतलब हो गया सर वो ग्रीन हाउस का लेयर क्या हो गया? और मोटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और मोटा। तो इस पृथ्वी का आपका और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्या होंगे? बढ़ेंगे। अरे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और याद रखिएगा 368 ppm हो गई। और ये कहा जाता है, एनसीईआरटी का कहना है, यदि यही हाल रहा, इसी अनुसार से अगर पीपीएम की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ते रही, तो 21वीं सदी के अंत में पृथ्वी का तापमान नॉर्मल तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अगर यही हाल रहा तब आपने क्या देखा? 1956 में कितना हुआ जी? देखो ना, 1956 से 2002 कितना होता है? 4 और 4 हो गया इधर 4 और 40, 44 और 44 दो 46, 46 साल में कितना पीपीएम बढ़ गया? देखिए तो 20 और 68, 88 बढ़ गया। बताओ तो 88 पीपीएम बढ़ गया। तो बताओ अगर कहता है इसी प्रकार से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कंट्रोल नहीं किए, अगर बढ़ाते रहें तो बढ़ाते रहिएगा, तो 21वीं सदी के अंत में जो नॉर्मल हमारा पृथ्वी का तापमान है उस तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस परिस्थिति में ध्रुव की ओर वाला ग्लेशियर क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, पूरा दुनिया जलमय हो जाएगा। कोई दिक्कत? नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए? पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस। बढ़ जाएगा कितना? 1.5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से बढ़िए रहा है तो बढ़वे करेगा ग्लोबल वार्मिंग। कोई दिक्कत? आपको कहा गया पिछले शताब्दी में, पिछले शताब्दी जिससे हम गुजरे हैं, उस पिछले शताब्दी की यदि बात करें तो पिछले शताब्दी में 0 पॉइंट हमारा पृथ्वी का तापमान इतना होना चाहिए और उतना से कितना बढ़ा है? 0.6 डिग्री तापमान बढ़ा। इसे याद रखिएगा। पिछले शताब्दी में तापमान कितने बढ़े हैं? तो पृथ्वी के तापमान से कितना? और बताइएगा वो जो डेटा है जो कहा गया है 1956 से लेकर 2002 तक, बताओ किस पीपीएम से CO2 बढ़ रहा है? 280 से कितना में गया? 368 में गया। अगर इसी पीपीएम से बढ़ता गया तो पृथ्वी का तापमान एवरेज से कितना बढ़ेगा? 1.5 से लेकर 5.8 तक बढ़ेगा पृथ्वी का तापमान। लेकिन ऐसा कहा जाता है यदि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ये जो लेयरवा बाहर में जो बनल है ना, ये लेयरवा नहीं बनता तो क्या होता है सर? तो यदि नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ऐसी अवस्था में पृथ्वी का तापमान औसतन कितना डिग्री होता? -18 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान होता। -18 डिग्री सेल्सियस होता, परंतु ये हो रहा है तब पृथ्वी का तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और नहीं होता तो कहां से गर्म रहता जी? टकराता, और टकरेला के बाद फिर उधरे से चल जाता। तो कोई दिक्कत है? अरे हमको एक जगह पर ऐसे किसी ने मारा, दर्द नहीं देगा, समझ रहा है?
लेकिन कोई बॉल फेंक कर मारा, यहाँ पर चोट लगा, फिर टकरा के उधर चल गया, अब फिर उधर से टकरा के फिर हमरा पर वही जगह पर लगा, भाई साहब वो दर्द बढ़ा देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? तो यह दर्द बढ़ा देने का वही कारण है कि नहीं है? टकरा कर पुनः आ रहा है, इसी कारण ज्यादा दिक्कत हो रहा है। टकराता नहीं, लेयर रोकता। क्या लग रहा है कि ऊपर में लेयर का मतलब कौन चीज समझ रहे होगा? प्लास्टिक का घेरा बनेले है, गैस का एक घेरा है, और गैस का घेरा काफी खतरनाक होता है बाबू। गैस के घेरा प्रकाश नहीं पार कर सकता है। अरे कोहरा भी के समय में लगल रहता है, कौची है? उसी प्रकार से ना गैसों का कोहरा है। अब बताइए कोहरा जो लगा हुआ है, आप देखते होंगे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो एजा से एजा लेट में प्रकाश नहीं पार होता है जी, एजा से एजा नहीं जना आता है, कितना बड़ा हेलोजन का है नहीं रहे तोर में। तो सोच लो जरा, जब इतना लेवल में हल्का सा मात्रा में कोहरा लगता है तो लाइट इधर से उधर नहीं होता है, और ऐसा ही कोहरा ऊपर में लगल है, ऐसे समझ जाओ ऊपर ही में लगल है, तो उसको पार कर लेगा। स्टार्टिंग में चल आया रनले रनले चल आया, इसीलिए चल आया स्टार्टिंग में रनले रनले, क्योंकि उसका तरंग धैर्य क्या था? अधिक था। चिरले फाड़ले प्रकाश चलाया पृथ्वी पर। लेकिन जब इन्हें से टकरा गया तो बोला अब करने बेटा, अब जो उधर इन्हें अब जाल दो तोरा, फिर उधर से टकरे लो, फिर नहीं आया। तो इससे क्या हुआ भाई साहब? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, जिसे हमने क्या बोला? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से समस्या क्या आएगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट से तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, आदमी मर जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत। ये आपकी बातें थी, यह आपका एनसीईआरटी दिया है, हमने उस प्रकार से बताए हैं। इसका देखोगे, इसका डायग्राम बड़ा गंदा और भद्दा डायग्राम है। देखो क्या कहा है, देखिए प्रकाश से 3 आया निकला तो कई गो? ढेर सारा, लेकिन आया कई गो? 3 को। अरे आया ना, ये आपका पृथ्वी दिखाया है, पृथ्वी पर टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ? कुछ निकल भी गया, और कुछ कह रहा है कि इधर गया है और फिर इधर क्या हो गया है? लौट गया है। बस इतना ही में ही खत्म कर रहा है। क्या लिखा नहीं लिखा, कौची आ रहा है कौची जा रहा है, उसे मतलब नहीं है। बस कह रहा है प्रकाश आएंगे, और अगर इस लेयर से गुजर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जाएंगे और फिर आ जाएंगे तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्टिंग होविंग, समझ रहा है? ये बता रहा है। और ये कब होविंग? जब इस पृथ्वी पर कार्बन वो कब होगा? तो हमने आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तब। और वो जो लेयर बनाने का सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी उठैले है अकेला कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना % अकेला है? इसे याद रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे जिम्मेवार गैस कौन? उसके बाद मिथेन, कितना %? 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना %? नाइट्रोजन कितना %? 6%। नाइट्रोजन कितना %? 6% होगा बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी के साथ इसकी कहानी क्या हो जाती है? समाप्त। अगला क्या है? अगला प्रदूषण पढ़ेंगे, ओजोन डेप्लीकेशन। क्या बातें समझ में आई क्या? चलो ये थी पूरी की पूरी कहानी।